हेलो दोस्तों, विजन आरएस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और मैं मोहनलाल यादव आज आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ 1857 की क्रांति। देखो, आज अपन बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। आज का अपना नया टॉपिक है 1857 की क्रांति। देखो, 1857 की क्रांति के बारे में बात करने से पहले अपने दिमाग में एक बात आती है कि इस क्रांति के कौन से ऐसे कारण थे जिसके उपस्वरूप मतलब ये इतना बड़ा रिवोल्यूशन, इतनी बड़ी क्रांति हुई। तो इसके कौन कौन से रीजंस, कौन कौन से कारण है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कारण कि 1857 की क्रांति के कौन कौन से कारण है। क्यों? क्योंकि देखो, अंग्रेजी सत्ता की स्थापना 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद हुई। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ही उद्देश्य था, केवल व्यापार करना। लेकिन प्लासी के युद्ध के विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य यहाँ पर राजनीतिक स्थापत्य, अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित करना या प्रभुत्व स्थापित करना हो गया था। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्लासी का युद्ध। देखो, प्लासी के युद्ध के बारे में बात करें तो यह युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया। युद्ध लड़ा गया था सिराजुद्दौला वर्सेस लॉर्ड क्लाइव। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 23 जून 1757 को। सिराजुद्दौला कहां का नवाब था? बंगाल का। और अंग्रेज अधिकारी कौन था? लॉर्ड क्लाइव। इस युद्ध में लॉर्ड क्लाइव की विजय हुई और इसी विजय के उपरांत एक और युद्ध लड़ा गया जिसका नाम था बक्सर का युद्ध। बाईस अक्टूबर 1764 ईस्वी। किस किस के मध्य? हेक्टर मुनरो वर्सेज, इस समय बंगाल का नवाब था मीर कासिम, प्लस अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, प्लस मुगल बादशाह था शाह आलम सेकंड। तो याद रखना, ये दो महत्वपूर्ण युद्ध थे। एक का नाम था प्लासी का युद्ध, दूसरा था बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 ईस्वी को। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के मध्य किसकी विजय हुई? लॉर्ड क्लाइव की विजय हुई। प्लासी का अधूरा कार्य कौन से युद्ध ने पूरा किया? बक्सर के युद्ध ने पूरा किया। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया। अंग्रेज अधिकारी हेक्टर मुनरो, बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम सेकंड। दोनों युद्धों में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि भारत में अपना राजनीतिक प्रभुत्व भी स्थापित कर लिया। अब राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया तो 1757 और 1857 के मध्य राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किए हुए ईस्ट इंडिया कंपनी को कुल कितने वर्ष हो गए थे? 100 वर्ष। इन 100 वर्षों में कई ऐसे कारण हुए कि उन कारणों के फलस्वरूप इतना बड़ा रिवोल्यूशन, इतनी बड़ी क्रांति भारत में हुई। अब अपन बात करेंगे कि इन 100 वर्षों में से कौन कौन से कारण थे जिसके कारण ये क्रांति हुई। पहला कारण आता है अपना राजनीतिक कारण। देखो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इनके कारणों का, क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं अपने। देखो, राजनीतिक कारणों को अपन ने दो भागों में बांट लिया। पहला है सहायक संधि और दूसरी है गोद निषेध की प्रथा। दोनों को अपन समझते हैं। सहायक संधि क्या थी? देखो, सहायक संधि की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि भारत की देशी रियासतों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये संधियां संपन्न की। और इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली। और यही कारण था
कि लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधियों का क्या कहा जाता है? जन्मदाता कहा जाता है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सहायक संधियों का जन्मदाता किसको कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधियों का जन्मदाता कहा जाता है। यह संधियां किसने की? देशी रियासतों ने। किसके साथ की? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। अब इन संधियों का कारण क्या था? तो याद रखना कि इन संधियों का कारण था मराठा आक्रमण, कि इस समय महाराष्ट्र के मराठा देशी रियासतों पर आक्रमण करते थे और आक्रमण करने के फलस्वरूप वहां से जो भी लूट का माल मिलता था वो लूट कर वापस महाराष्ट्र भाग जाते थे। और इन्हीं आक्रमणों से परेशान होकर देशी रियासतों ने क्या किया कि अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त किया, एडमिस अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। अब इन संधियों की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि भारत की पहली रियासत जिसने यह संधि की, तो याद रखना भारत की पहली रियासत थी हैदराबाद। शासक था निजाम अली, जिसने 1798 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। तो याद रखना हैदराबाद के शासक निजाम अली ने 1798 ईस्वी में सबसे पहले अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। तो भारत की पहली रियासत जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या की? सहायक संधियां की। जबकि लॉर्ड वेलेस्ली ने यह संधियां संपन्न की कब? 1803 ईस्वी में। तो याद रखना सहायक संधियां कब संपन्न हुई? 1803 ईस्वी में। और अपना टॉपिक राजस्थान के दृष्टिकोण से है तो याद रखना इस समय 1803 ईस्वी में राजस्थान की दो रियासतों ने सहायक संधियां की। पहली रियासत थी भरतपुर और दूसरी रियासत थी अलवर। भरतपुर का शासक कौन था? रणजीत सिंह। और अलवर का शासक था बख्तावर सिंह। दोनों रियासतों के शासकों ने 1803 ईस्वी में कंपनी के साथ सहायक संधियां तो कर ली, लेकिन राजस्थान की यह सहायक संधियां ज्यादा समय तक नहीं चली, क्योंकि कालांतर में भरतपुर और अलवर दोनों रियासतों ने क्या किया? इन संधियों को तोड़ दिया। इनमें से 1803 की सहायक संधियां राजस्थान में क्या रही? अप्रभावी रही या अमान्य रही। याद रखना कि 1803 ईस्वी में राजस्थान की दो रियासतों ने सहायक संधियां तो की थी, लेकिन कालांतर में अमान्य करने के कारण दोनों ही रियासतों ने अपने यहां संधियों के जो नियम थे वो लागू नहीं किए। यहां पर एक क्वेश्चन और आता है अलवर रियासत से संबंधित कि राजस्थान की पहली रियासत जिसने रक्षात्मक और आक्रमणात्मक संधि की, तो याद रखना रक्षात्मक संधि किसके द्वारा की गई थी? अलवर रियासत के द्वारा की गई थी। तो राजनीतिक कारणों का पहला कारण था सहायक संधियां। मैंने आपको बता दी कि सहायक संधियों का कारण था मराठा आक्रमण। किसके द्वारा की गई? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। भारत की पहली रियासत हैदराबाद, शासक था निजाम अली प्रथम, और राजस्थान की दो रियासतों ने सहायक संधियां की। दूसरा कारण आ गया गोद निषेध की प्रथा। देखो, गोद निषेध की प्रथा की बात करें तो इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी गोद निषेध की प्रथा लागू की। जब लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध की प्रथा लागू की तो इन्होंने नियम बना दिया कि देशी रियासतों के राजाओं के पुत्र नहीं है, वह रियासत का राजा गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर सकता। एडमिन से उस रियासत को कंपनी में मिलाने का इन्होंने क्या लिया? फैसला लिया कि जिन राजाओं के कोई संतान यानी पुत्र नहीं है उन राजा की रियासतों को ईस्ट इंडिया कंपनी में मर्ज कर लिया जाए। और यह प्रथा लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में लागू की। तो याद रखना लॉर्ड डलहौजी के द्वारा गोद निषेध की प्रथा लागू की। और जब गोद निषेध की प्रथा लागू की तो इस प्रथा के तहत डलहौजी ने कई रियासतों को कंपनी में मर्ज कर लिया। जैसे पहली रियासत थी सतारा, दूसरी थी जैतपुर व संबलपुर, बागाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर।
ये कुछ ऐसी रियासतें थी जिनको कंपनी ने क्या किया, गोद निषेध की प्रथा के तहत मिला लिया। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बागाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। इनमें इस समय राजस्थान की कौन सी रियासत थी? उदयपुर। इतिहासकारों ने बताया कि डलहौजी के द्वारा करौली रियासत को भी मिलाया गया था। कौन सी रियासत को मिलाया गया था? करौली रियासत को भी मिलाया गया था, लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने बताया कि करौली ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षित मित्र है, इसलिए इन्होंने क्या किया, करौली रियासत को वापस क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। तो डलहौजी के नियम के विरुद्ध किसको रिहा किया गया था? करौली को किया गया था। तो याद रखना कि इस समय उदयपुर रियासत राजस्थान की थी और ये भारत की जो रियासतें थी जिनको गोद निषेध की प्रथा के तहत क्या कर लिया, कंपनी में मर्ज कर लिया। 1857 की क्रांति का पहला कारण था अपना कौन सा? राजनीतिक कारण। और राजनीतिक कारण को मैंने दो भागों में बांट दिया, सहायक संधि और गोद निषेध की प्रथा। अब बात करते हैं अपन दूसरे कारण की। देखो 1857 की क्रांति का पहला आपने बात कर ली, राजनीतिक कारण। अब 2 नंबर का कारण था प्रशासनिक कारण। बात करते हैं अपन प्रशासनिक कारण कि प्रशासनिक कारणों में से कौन कौन से कारण थे जिसके कारण यहां के प्रशासक वर्ग में असंतोष फैल गया। तो इसका पहला महत्वपूर्ण कारण था कि किसी भी भारतीय को सेना में उच्च पद नहीं दिया जाता था, यानी भारतीयों को उच्च पदों से क्या किया जाता था, वंचित किया जाता था। और भारतीयों को सेना में सूबेदार से ऊपर का पद नहीं दिया जाता, जिसके कारण यहां के प्रशासक वर्ग में भी क्या था, असंतोष फैल गया। तो ये महत्वपूर्ण प्रशासनिक कारण हो गया कि भारतीयों को उच्च पदों से क्या किया जाता था, वंचित किया जाता। दूसरा था वेतन की विसंगति। तो याद रखना वेतन की विसंगति। और वेतन की विसंगति की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि एक ही पद पर भारतीय और अंग्रेजों के मध्य वेतन में विसंगति की जाती थी। तो ये दूसरा कारण हो गया जिसके कारण यहां का प्रशासक वर्ग क्या था, नाराज था। अब बात करते हैं अपन तीसरा कारण, और तीसरा कारण आएगा धार्मिक कारण। देखो धार्मिक कारण में एक महत्वपूर्ण एक्ट लागू किया गया था, 1813 का चार्टर एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कई एक्ट लागू किए गए थे, जैसे आपने संवैधानिक विकास में पढ़ा होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद में 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। तो इस प्रकार से कई एक्ट हुए, 1853 का, 1858 का, 1861 का, 1892 का, 1909 का, 1919 का, 1935 का और 1947 का। उसी प्रकार जब 1813 का चार्टर एक्ट लागू किया गया तो इस चार्टर एक्ट की एक विशेषता थी कि ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी गई। तो याद रखना 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी गई। सबसे पहले तो बात करेंगे ईसाई मिशनरी कौन होते थे। ऐसे कहते हैं कि ईसाई धर्म के धर्मगुरु ईसाई मिशनरी कहलाते थे। 1813 के चार्टर एक्ट के पहले इन ईसाई मिशनरियों को संवैधानिक रूप से भारत आने की अनुमति नहीं थी। ऐसे कहते हैं कि इसके बाद इनको भारत आने की अनुमति दी गई और इन्होंने क्या किया कि गरीब हिंदू जनता को ईसाई धर्म में रूपांतरित करने का कार्य किया, और यही कारण था कि यहाँ के लोगों में असंतोष फैल गया। तो ये इसका महत्वपूर्ण धार्मिक कारण माना जाता है कि ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी गई। 4 नंबर का कारण है सैनिक कारण। देखो बात करें सैनिक कारण की तो इसका महत्वपूर्ण कारण माना जाता है कि सेना में असंतोष फैल गया था, और असंतोष फैलने के कई कारण माने गए। पहला कारण कि भारतीय सैनिकों को समुद्र पार सेवा देना अनिवार्य कर दिया। समुद्र पार सेवा देना अनिवार्य कर दिया, और समुद्र पार सेवा देने के कारण यहां के सैनिकों में असंतोष फैल गया। दूसरा, उनको विदेश में सेवा देने के बदले जो अतिरिक्त विशेष भत्ता दिया जाता था वो विशेष भत्ता भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया।
और तीसरा कारण निःशुल्क डाक सेवा समाप्त। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सैनिकों को निःशुल्क डाक सेवा दी जाती थी, वो भी कंपनी ने क्या कर दी, समाप्त कर दी। तो कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण सैनिकों में भी क्या हो गया, असंतोष फैल गया। मतलब अपने 1857 की क्रांति के 4 कारण देखे। राजनीतिक कारण, प्रशासक वर्ग में समाप्त वो हो गया असंतोष। प्रशासनिक कारण यानी प्रशासन में असंतोष फैल गया। धार्मिक कारण यानी आम जनता में भी असंतोष था। और सैनिक कारण यानी सैनिकों में भी असंतोष था। और इसी समय एक कारण हुआ तात्कालिक कारण, और वह तात्कालिक कारण क्या था, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। यह इस क्रांति का कौन सा कारण माना जाता है, तात्कालिक कारण। देखो बात करते हैं अपन चर्बी लगे कारतूस। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या हुआ कि एक राइफल लागू की गई थी, और वह राइफल थी एनफील्ड। इट मींस एनफील्ड राइफल से पहले ब्रिटिश सेना में ब्राउन बेस राइफल लागू की गई थी। तो ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर इन्होंने नई राइफल लागू की, और वह नई राइफल कौन सी थी, एनफील्ड राइफल। इस एनफील्ड राइफल में क्या था कि विशेष प्रकार के कारतूस का प्रयोग होता था, और इस कारतूस को चिकना बनाने के लिए चर्बी का प्रयोग किया जाता था। इतिहासकारों का मानना है कि इस कारतूस में गाय व सुअर दोनों की चर्बी लगाई जाती थी या उसका प्रयोग होता था, और सैनिकों को कारतूस प्रयोग में लेने से पहले उसकी टोपी को मुंह से या दांतों से काटना होता था। अब आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रिटिश सेना में अधिकांश या तो हिंदू सैनिक थे या मुस्लिम सैनिक थे, और वह उस कारतूस को यदि दांतों से काटते हैं तो गाय और सूअर की चर्बी मतलब मुंह में जाती थी। यही कारण था कि हिंदू गाय को पवित्र मानते थे, और इस्लाम धर्म में सूअर का मांस क्या माना जाता था, वर्जित माना जाता था। तो यह इस क्रांति का सबसे तात्कालिक कारण माना गया, और तात्कालिक कारण कौन सा था, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। अब अपन बात करते हैं क्रांति के स्वरूप की, कि क्रांति से पहले ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई जिसके द्वारा एक क्रांति प्रारंभ हुई। देखो बात करें क्रांति से संबंधित कुछ फैक्ट जहां से आपके क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं, तो पहला फैक्ट आता है क्रांति का प्रतीक चिन्ह। कमल का फूल, और रोटी। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस, एजीजी का अर्थ होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। तीसरा गया गवर्नर जनरल, लॉर्ड कैनिंग। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टन। क्रांति की संभावित तिथि 31 मई। मतलब क्रांतिकारियों ने यह निश्चय किया था कि पूरे भारत में क्रांति एक साथ 31 मई को प्रारंभ की जाएगी। आगे अपन परिणाम पढ़ेंगे तो क्रांति का असफल होने का कारण यह भी माना जाता है कि यह क्रांति समय से पहले प्रारंभ कर दी गई। और 6 नंबर का फैक्ट है रूपरेखा। ऐसे कहते हैं कि इस क्रांति की रूपरेखा अजीमुल्ला खां
रंगोजी बापू और नाना साहब, जिसका वास्तविक नाम है धोंदूपंत, तीनों ने इस क्रांति की रूपरेखा तैयार की थी। कहां? लंदन में। तो याद रखना कि 1857 की क्रांति की रूपरेखा कहां तैयार की गई? लंदन में। किसके द्वारा? अजीमुल्ला खां, रंगोजी बापू और नाना साहब के द्वारा तैयार की गई। लेकिन इसका अंतिम स्वरूप बिठूर में तैयार हुआ। बिठूर कहां है? कानपुर में। और कानपुर कहां है? यूपी में। तो याद रखना क्रांति का अंतिम स्वरूप कहां पे तैयार हुआ? बिठूर, कानपुर में। जबकि इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी लंदन में। अब बात करते हैं क्रांति की से पूर्व गठित घटनाएं कि 1857 की क्रांति से पहले कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। 1857 की क्रांति प्रारंभ होने से पहले जो घटनाएं घटित हुई उसमें 29 मार्च 1857 को बैरकपुर सैनिक छावनी की 34वीं रेजिमेंट थी और 34वीं रेजिमेंट का एक सैनिक था मंगल पांडे, जिसका सहयोगी था ईश्वर पांडे। तो याद रखना कि क्रांति की पहली घटना कब घटित हुई? 29 मार्च 1857 ईस्वी को। कौन सी सैनिक छावनी में? कलकत्ता के पास एक सैनिक छावनी थी, बैरकपुर सैनिक छावनी। उस वहां पे 34वीं रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे और ईश्वर पांडे दोनों ने क्या किया कि चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। जब मना किया तो इन पर कारतूसों का प्रयोग करने के लिए दबाव डाला गया और दबाव डालने के उपरांत मंगल पांडे और ईश्वर पांडे ने अपने 2 अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसमें लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन। जब इन 2 अंग्रेज अधिकारियों की इन्होंने हत्या की तो ऐसे कहते हैं कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो याद रखना 8 अप्रैल 1857 को जब मंगल पांडे को फांसी दी गई तो यह क्रांति के दौरान शहीद होने वाला पहला क्रांतिकारी माना जाता है। तो याद रखना क्रांति के दौरान शहीद होने वाला पहला क्रांतिकारी कौन माना जाता है? मंगल पांडे। अब 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में चल रही है तो एक बात और याद रखना है, बीकानेर, राजस्थान की एक रियासत थी बीकानेर और वहां का एक क्रांतिकारी था जिसका नाम था अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया 1857 की क्रांति के दौरान सक्रिय क्रांतिकारी था और ऐसा माना जाता है कि अमरचंद बाठिया को ग्वालियर में पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई थी और यह राजस्थान का पहला क्रांतिकारी था जो राजस्थान 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में शहीद हुआ था। यही कारण था कि अमरचंद बाठिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। तो याद रखना राजस्थान का मंगल पांडे किसको कहा जाता है? अमरचंद बाठिया। और यह क्रांति के दौरान शहीद होने वाला मंगल पांडे पहला क्रांतिकारी था और राजस्थान में क्रांति के दौरान शहीद होने वाला पहला क्रांतिकारी अमरचंद बाठिया था। इसी दौरान अमरचंद बाठिया ने एक कार्य और किया था। झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का विरोध किया था या क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इसी दौरान अमरचंद बाठिया ने क्या किया कि लक्ष्मीबाई को आर्थिक सहायता दी थी। क्या दी थी? अमरचंद बाठिया ने लक्ष्मीबाई को आर्थिक सहायता दी थी। यही कारण है कि अमरचंद बाठिया को राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहा जाता है। राजस्थान का कौन सा भामाशाह कहा जाता है? दूसरा भामाशाह। एक भामाशाह वो था जिसने प्रताप को आर्थिक सहायता दी थी और दूसरा भामाशाह अमरचंद बाठिया हो गया जिसने रानी लक्ष्मीबाई को क्रांति के दौरान आर्थिक सहायता दी थी।
तो 29 मार्च को यह क्रांति से पहले घटना घटित हुई, जिसका मतलब क्रांति का आधार स्तंभ माना जाता है। आगे की बात करें कि क्रांति का प्रारंभ कब हुआ, तो क्रांति का प्रारंभ देखें तो 10 मई 1857 मेरठ। ऐसे कहते हैं कि 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ सैनिक छावनी के पैदल घुड़सवार पैदल बटालियन ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। जब 10 मई 1857 को मेरठ सैनिक छावनी की पैदल बटालियन ने विद्रोह किया तो अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में क्या हो गए, असफल हो गए। और जब अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में असफल हुए तो ऐसे कहते हैं कि भारत में क्रांति का प्रारंभ कब माना जाता है, 10 मई को। कहां से माना जाता है, मेरठ से। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सिंपली क्वेश्चन आता है आपके लिए कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ, 10 मई, जबकि इसकी संभावित तिथि मैंने आपको बताई थी क्या, 31 मई। यह तिथि से पहले ही प्रारंभ हो गई थी। कौन से स्थान से प्रारंभ हुई, मेरठ से प्रारंभ हुई। इतिहासकारों ने बताया कि भारत में इस क्रांति के 6 प्रमुख केंद्र थे। पहले अपन थोड़ी सी भारत की बात कर ले कि भारत में इसके 6 प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। पहला था दिल्ली, दूसरा था लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर, झांसी, 6 नंबर का था जगदीशपुर। लेकिन अपन बात कर रहे हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति, तो अपन बात करेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति का स्वरूप कैसा था। तो अपना टॉपिक आएगा राजस्थान में 1857 की क्रांति, या राजस्थान भी 1857 की क्रांति। देखो, राजस्थान में 1857 की क्रांति के स्वरूप की बात करने से पहले मैं आपको कुछ अधिकारियों का क्रम बताता हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी होता था गवर्नर जनरल। कौन होता था, गवर्नर जनरल। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी था, यानी भारत में या भारत का सर्वोच्च अधिकारी। तो याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, गवर्नर जनरल। और 1857 की क्रांति के समय मैंने आपको बताया था कि इस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। आगे बात करें तो गवर्नर जनरल के नीचे का अधिकारी होता था एजीजी। एजीजी का अर्थ होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। और एजेंट टू गवर्नर जनरल अर्थात राजस्थान का सर्वोच्च अधिकारी। देखो, एजीजी के पद का सर्जन किया गया था किसके द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। और प्रथम एजीजी बनाया मिस्टर लोकेट को। तो याद रखना, प्रथम एजीजी कौन था, मिस्टर लोकेट। और 1857 की क्रांति के समय एजीजी, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, पैट्रिक लॉरेंस। तो याद रखना, 1857 की क्रांति के समय एजीजी पैट्रिक लॉरेंस, जबकि प्रथम एजीजी कौन था, मिस्टर लोकेट था। एजीजी के नीचे होता है पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो 1857 की क्रांति के समय 5 पॉलिटिकल एजेंट महत्वपूर्ण थे। एक नंबर पर जयपुर। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था कर्नल ईडन। कोटा, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बटन। जोधपुर, जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोसिन। उदयपुर, उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था सावर्स। भरतपुर का था मोरिसन।
तो इस प्रकार से 5 पॉलिटिकल एजेंट थे। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन, कोटा का मेजर बटन, जोधपुर का मैकमोसिन, उदयपुर का सावर्स और भरतपुर का कौन था, मोरिसन। तो ये कुछ अधिकारियों का मैंने क्रम बताया आपको कि भारत का सर्वोच्च अधिकारी गवर्नर जनरल, राजस्थान का सर्वोच्च अधिकारी एजीजी और पॉलिटिकल एजेंट थे। और क्रांति के समय 5 महत्वपूर्ण पॉलिटिकल एजेंट थे। इनको उतार लो आप। आगे बात करेंगे कि क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी। तो बात करें क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां, तो क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। देखो सैनिक छावनियां होती क्या थी कि ये वो मतलब अधिकारियों का मतलब स्थान होता था जहां से जनता पर क्या किया जाता था, नियंत्रण स्थापित किया जाता था। यानी यहां पर सैनिकों को रखा जाता था और जनता को नियंत्रित किया जाता था। और ऐसे राजस्थान में कुल कितने केंद्र थे, 6 केंद्र थे। अब बात करते हैं 6 सैनिक छावनियां कौन कौन सी थी। पहली नसीराबाद अजमेर में, नेक्स्ट ब्यावर अजमेर, नीमच मध्य प्रदेश, देवली टोंक एरिनपुरा पाली में, 6 नंबर की है खेरवाड़ा। राजस्थान में 6 नियंत्रण केंद्र थे जिसमें नसीराबाद कहाँ, अजमेर, ब्यावर भी अजमेर में था, नीमच मध्य प्रदेश, टोंक में था, देवली, एरिनपुरा पाली में और खेरवाड़ा कहाँ था, उदयपुर में था। तो ये 6 सैनिक छावनियां थी। अब बात करते हैं राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि राजस्थान में क्रांति कहाँ हुई, नसीराबाद। तो अपन बात करेंगे नसीराबाद की क्रांति कब हुई, 28 मई 1857 को। तो याद रखना कि राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ था, नसीराबाद से हुआ था। और नसीराबाद में कब हुआ, 28 मई 1857 को। तो अपन बात करेंगे नसीराबाद की क्रांति 28 मई 1857। देखो नसीराबाद कहां की सैनिक छावनी थी, अजमेर की। और यहां पर 2 बटालियन तैनात थी, 15वीं और 30वीं एनआई बटालियन, जिसका अपन कह सकते हैं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ऐसे कहते हैं कि नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन तैनात थी। और नसीराबाद का छावनी अधिकारी था कर्नल पिचार्ड। कर्नल पिचार्ड से संबंधित एक क्वेश्चन हो रहा है कि कर्नल पिचार्ड ने एक ग्रंथ लिखा था और इसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ था म्यूटिंग इन राजपूताना। तो याद रखना कर्नल पिचार्ड ने म्यूटिंग इन राजपूताना नामक ग्रंथ लिखा था, जो कहां का छावनी अधिकारी था, नसीराबाद का छावनी अधिकारी था। यहां पर 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन तैनात थी, जिनमें से 15वीं बटालियन का एक सैनिक था बख्तावर सिंह। और इसी 15वीं बटालियन के सैनिक बख्तावर सिंह ने क्या किया कि 28 मई को विद्रोह कर दिया। जब 28 मई को विद्रोह किया तो अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में असफल हुए और यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शस्त्रागार भी था। ये सैनिक नसीराबाद में क्रांति करने के बाद कहां, दिल्ली की तरफ चले गए। और दिल्ली में वहां पर उस समय मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, जिसको आप बहादुर शाह सेकंड भी कह सकते, बहादुर शाह जफर का शासन था। और ये दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर से जाकर मिल गए। तो राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ था, नसीराबाद से 28 मई 1857 को। जब यहां पर बख्तावर सिंह और 15वीं बटालियन ने विद्रोह किया था, तब ऐसे कहते हैं कि 2 अंग्रेज सेनापति मारे गए, अंग्रेज अधिकारी मारे गए, जिसमें एक का नाम था न्यूबरी, दूसरे का नाम था स्टेपवुड। तो ये 2 नाम भी याद रखना कि न्यूबरी और स्टेपवुड मारे गए। और ये क्रांतिकारी नसीराबाद में क्रांति करने के बाद दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर से मिल गए। तो ये पहली क्रांति थी राजस्थान में, जो कब हुई, 28 मई 1857 को। अब बात करते हैं दूसरी क्रांति राजस्थान में कहां पर हुई, और वो हुई थी नीमच की क्रांति। तो अपन बात करेंगे नीमच की क्रांति। देखो नसीराबाद के बाद में दूसरी क्रांति हुई थी नीमच की क्रांति। यदि अपन बात करें नीमच की क्रांति की, तो ये हुई 3 जून 1857। यदि नीमच क्रांति की बात करें तो यहाँ का छावनी अधिकारी कर्नल एबार्ड था। और कर्नल एबार्ड को 2 जून को क्या हुआ कि नसीराबाद क्रांति की सूचना मिली कि नसीराबाद में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया है। इसीलिए कर्नल एबार्ड ने क्या किया कि यहां पर क्रांति ना हो, इसलिए सभी सैनिकों को एकत्रित किया और एकत्रित करके शपथ दिलवाई कि सभी सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति वफादार बने रहेंगे। जब कर्नल एबार्ड सैनिक दिलवा रहा था, जब कर्नल एबार्ड शपथ दिलवा रहा था, तो ऐसे कहते हैं कि इस समय नीमच में 2 क्रांतिकारी थे, मोहम्मद अली बेग और हीरालाल। ऐसे कहते हैं कि इस समय मोहम्मद अली बेग ने कहा किसको, कर्नल एबार्ड को,
कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही अपनी शपथ का पालन नहीं किया तो क्रांतिकारी अपनी शपथ का पालन क्यों करेंगे? क्योंकि यहां पर कर्नल एबार्ट इनको वफादार रहने की शपथ दिलवा रहा था, जिसके प्रत्युत्तर मोहम्मद अली बेग ने एबार्ट को एक बात याद दिलाई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही अपनी शपथ का पालन नहीं किया। और वो शपथ क्या थी? मैंने आपको बताया था कि 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध की प्रथा लागू की थी। और गोद निषेध की प्रथा में मैंने आपको बताया था कि उन्हीं रियासतों को कंपनी क्या करेगी, अपने अंदर मर्ज करेगी जिन रियासतों के राजाओं के कोई पुत्र नहीं है। लेकिन इस नियम, इस शपथ के विरोध में 1856 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था? अवध को कुशासन का आरोप लगाकर कंपनी में मर्ज कर लिया था। एडमिस इन्होंने गोद निषेध की प्रथा का क्या किया था? उल्लंघन किया था, और उसका उल्लंघन करके ही अवध को कंपनी में मर्ज किया था। और इसी के कारण मोहम्मद अली बेग ने कर्नल एबार्ट को कहा था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1856 में अपनी शपथ का पालन नहीं किया तो जरूरी नहीं है कि यहां के सैनिक भी अपनी शपथ का पालन करें। नीमच से संबंधित एक वृतांत और है कि इस समय डुंगला गांव था। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। तो ऐसे कहते हैं कि नीमच के क्रांतिकारियों ने चित्तौड़गढ़ के डुंगला गांव में क्या किया था? 40 अंग्रेजों को बंदी बना लिया था। कितने अंग्रेजों को बंदी बना लिया था? 40 अंग्रेजों को बंदी बना लिया था। जब यहां पर डुंगला गांव में 40 अंग्रेजों को रुघाराम के घर में बंदी बनाया तो इसकी सूचना मेवाड़ के महाराणा के पास चली गई। और इस समय मेवाड़ का महाराणा था स्वरूप सिंह। याद रखना, मेवाड़ महाराणा 1857 की क्रांति के समय कौन थे? स्वरूप सिंह। उनको पता चला कि चित्तौड़गढ़ के डुंगला गांव में 40 अंग्रेजों को बंदी बनाया गया। स्वरूप सिंह ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्षधर थे और यही कारण था स्वरूप सिंह ने इन 40 अंग्रेजों को यहां से निकालकर कहां ले गए? जग मंदिर। देखो, जग मंदिर की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि उदयपुर में एक झील है, पिछोला झील। और पिछोला झील में 2 महल बने हुए हैं, जग निवास और जग मंदिर। याद रखना, जग निवास का निर्माण जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। जग मंदिर की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि इसका निर्माण करण सिंह ने प्रारंभ किया था और जगत सिंह प्रथम ने पूरा किया। तो ये पिछोला झील में 2 महल बने हुए हैं, जग निवास और जग मंदिर। जग निवास का निर्माण जगत सिंह सेकंड ने करवाया, जग मंदिर का निर्माण करण सिंह ने प्रारंभ किया और जगत सिंह फर्स्ट ने या प्रथम ने पूरा करवाया। और इसी जग मंदिर महल में स्वरूप सिंह ने इन 40 अंग्रेजों को क्या की थी? शरण दी थी। एक क्वेश्चन इससे संबंधित और है। मुगल बादशाह था शाहजहां। ऐसे कहते हैं कि शाहजहां ने अपने ही पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। किसके विरुद्ध विद्रोह किया था? जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। और जब विद्रोह किया 1622 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध, तब यह राजस्थान में पिछोला झील के पास शरण लेता है। कौन से महल में? जग मंदिर महल में। और जग मंदिर महल में जब इसने शरण ली तब इन महलों की सुंदरता को इन्होंने देखा और सुंदरता को देखकर इन्होंने क्या किया था? ताजमहल बनाने का विचार। वैसे अपने टॉपिक से अलग है ताजमहल का टॉपिक, लेकिन ताजमहल के बारे में आप सब वाकिफ हो कि शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में 1631 से 53 ईस्वी के मध्य इस महत्वपूर्ण इमारत का निर्माण किया। तो याद रखना, ताजमहल का निर्माण या ताजमहल का विचार शाहजहां को कौन से महलों के द्वारा मिला था? जग मंदिर महलों के द्वारा मिला था। आगे की बात करें तो इनको जग मंदिर महल में शरण दी। यहां पर इन अंग्रेजों की देखभाल की थी गोकुलचंद मेहता ने। तो ये नीमच क्रांति से संबंधित कुछ घटनाएं थी। यहां पर 3 जून को मोहम्मद अली बेग और हीरालाल ने विद्रोह किया और ये सैनिक जब विद्रोह कर रहे थे 3 जून को, तो नीमच में विद्रोह करने के बाद जब ये दिल्ली की तरफ चले तो मार्ग में आ गया देवली छावनी। मैंने आपको बताया था देवली कहां पर है? टोंक। ये सैनिक देवली सैनिक छावनी में रुके और देवली सैनिक छावनी में 5 जून 1857 को क्रांति करवाई। तो याद रखना, नीमच में इन्हीं क्रांतिकारियों ने कब क्रांति की? 30 जून को। और देवली में कब की? 5 जून को। दोनों जगह ये क्रांतिकारी क्रांति करने के बाद दिल्ली की तरफ कूच कर गए और दिल्ली बहादुर शाह जफर से जाकर मिल गए। तो ये 2 जगह क्रांति हुई, नीमच में और देवली में। आगे अपन बात करेंगे एरिनपुरा की क्रांति। अपन ने बात की थी नीमच और देवली
सैनिक छावनी में क्रांति। अब बात करते हैं एरिनपुरा की क्रांति। देखो एरिनपुरा की क्रांति की बात करें तो यह क्रांति हुई 21 अगस्त 1800। इस क्रांति से संबंधित दो चीज महत्वपूर्ण है। पहली तो इसकी तिथि कि ये क्रांति कब हुई, 21 अगस्त 1857 को, और इस समय एरिनपुरा की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे मोतीलाल, तिलकराम और शीतल प्रसाद। तीनों ने मिलकर एरिनपुरा की क्रांति का क्या किया था, नेतृत्व। ये क्रांतिकारी एरिनपुरा में क्रांति करने के बाद जब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे तो शिवनाथ, ये लाइन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन सी सैनिक छावनी के क्रांतिकारियों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। तो याद रखना एरिनपुरा सैनिक छावनी के क्रांतिकारियों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो याद रखना इस समय शिवनाथ नामक क्रांतिकारी ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया, और इस नारा या ये नारा देते हुए क्रांतिकारी आगे बढ़ रहे थे। और आगे बढ़ते समय ये कहां पर रुके, आहुआ ठिकाने में। जब आहुआ ठिकाने में ये रुके तो आहुआ ठिकाने का ठाकुर था कुशाल सिंह चंपावत। उस कुशाल सिंह चंपावत ने इन क्रांतिकारियों का क्या किया, स्वागत किया। और स्वागत करने के बाद ये क्रांतिकारी आहुआ में रुके और आगे कौन सी क्रांति करवाई, आहुआ की क्रांति करवाई। आगे अपन बात करेंगे आहुआ की क्रांति। अपन बात करें आहुआ की क्रांति। देखो आहुआ क्रांति की बात करें तो आहुआ कौन सी रियासत का भाग था, तो रियासत आ गई मारवाड़। यहाँ का शासक कौन था, महाराजा तख्त सिंह। वर्तमान जिला पाली। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह की कुलदेवी सुगाली माता। सुगाली माता से संबंधित एक महत्वपूर्ण लाइन है कि इस माता के 10 सिर और 54 हाथ थे। यह 1857 की क्रांति के दौरान बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी, इसलिए इसको 1857 की क्रांति की कुलदेवी भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति की कुलदेवी। तो याद रखना आहुआ की क्रांति की बात करें तो रियासत थी मारवाड़। मारवाड़ का शासक कौन था, महाराजा तख्त सिंह। आहुआ वर्तमान कौन से जिले में है, पाली जिले में। इस समय आहुआ का ठाकुर कौन था, कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी थी सुगाली माता, जिसके 10 सिर और 54 हाथ थे। और सुगाली माता को 1857 की क्रांति की कुलदेवी भी कहा जाता है। ऐसे कहते हैं कि महाराजा तख्त सिंह और कुशाल सिंह चंपावत दोनों के मध्य विरोध चल रहा था, लेकिन कुशाल सिंह चंपावत की सैनिक शक्ति कमजोर होने के कारण यह इसका सामना नहीं कर रहा था। लेकिन जब एरिनपुरा के सैनिक यहां आकर मिले तो कुशाल सिंह चंपावत की सैनिक शक्ति में क्या हो गई, वृद्धि हुई। और दोनों के मध्य दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए। कितने युद्ध लड़े गए, दो। पहला था बिथोड़ा का युद्ध। याद रखना बिथोड़ा का मैदान कहां पर है, पाली में। कब लड़ा गया, 8 सितंबर को 1857। किस किस के मध्य, कुशाल सिंह चंपावत प्लस इसके साथ कौन थे, एरिनपुरा के सैनिक। तो याद रखना एक तरफ कुशाल सिंह चंपावत और एरिनपुरा के सैनिक थे, और वर्सेज ओनाड सिंह पंवार कौन था, मारवाड़ का सेनापति, प्लस कैप्टन हीथ को। तो याद रखना बिथोड़ा का मैदान पाली में है। युद्ध लड़ा गया 8 सितंबर 1857 को कुशाल सिंह के साथ एरिनपुरा के सैनिक वर्सेज ओनाड सिंह पंवार और कैप्टन हीथकोट। इस युद्ध में क्या हुआ, कुशाल सिंह और क्रांतिकारियों की विजय हुई। ओनाड सिंह पंवार लड़ता हुआ मारा गया, और ऐसे कहते हैं कि कैप्टन हीथकोट जान बचाकर भाग गया। यानी इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत की क्या हुई, विजय हुई। इस युद्ध के बाद में दूसरा युद्ध लड़ा गया चेलावास का युद्ध। तो पहला युद्ध था बिथोड़ा का, और दूसरा युद्ध कौन सा था, चेलावास का। चेलावास का मैदान पाली में कब लड़ा गया, 18 सितंबर 1857 को। कुशाल सिंह के साथ कौन, एरिनपुरा के सैनिक वर्सेज पैट्रिक लॉरेंस, सब जानते हो कौन था, एजीजी, प्लस मैकमोसिन, इसको भी जानते हो कौन था, पीए। पीए का अर्थ होता है पॉलिटिकल एजेंट। तो याद रखना मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसिन और राजस्थान का एजीजी पैट्रिक लॉरेंस एक तरफ, कुशाल सिंह और एरिनपुरा के सैनिक एक तरफ। इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण वाकया हुआ कि एक तरफ पूरे भारतीय थे और एक तरफ पूरे अंग्रेज थे, और यही कारण था कि इस युद्ध का एक और नाम था,
और दूसरा नाम क्या था, काला एवं गोरों का युद्ध। तो याद रखना चेलावास के युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, काला एवं गोरों का युद्ध। इस युद्ध में कुशाल सिंह की विजय हुई और क्रांतिकारियों ने क्या किया, मैक मोहसिन का सिर काटा और इसका सिर काटकर ऐसे कहते हैं कि आहुआ के किले के दरवाजे के ऊपर टांग दिया। तो याद रखना क्रांतिकारियों ने मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट यानी जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैक मोहसिन का सिर काटकर आहुआ के किले के दरवाजे पर टांग दिया। पैट्रिक लॉरेंस जान बचाकर भागा कहां, गवर्नर जनरल के पास, और गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग के पास। ऐसे कहते हैं जब पैट्रिक लॉरेंस लॉर्ड कैनिंग के पास गया तो लॉर्ड कैनिंग ने इस क्रांति का दमन करने के लिए एक सेना भेजी। अब आगे बात करेंगे अपन आहुआ क्रांति का दमन किसने और कब किया। देखो, दो युद्ध लड़ने के बाद दोनों युद्धों में कुशाल सिंह चंपावत की क्या होती है, विजय होती है। और विजय होने के बाद राजस्थान का जो एजीजी था पैट्रिक लॉरेंस, ये लॉर्ड कैनिंग के पास गया और लॉर्ड कैनिंग को इस बात की सूचना मिली कि राजस्थान में दो युद्ध लड़े गए और दोनों युद्धों में ईस्ट इंडिया कंपनी की पराजय हुई। तो उन्होंने क्या किया कि आहुआ क्रांति का दमन करने के लिए होम्स के नेतृत्व में, जनरल होम्स के नेतृत्व में एक सेना संगठित की। और होम्स कहां पर था, गुजरात के पालनपुर नामक स्थान पर, और वहां से सेना संगठित करके आहुआ में भेजा। जनरल होम्स जब सेना लेकर आहुआ आया तो इन्होंने आहुआ की क्रांति का दमन करने के लिए सबसे पहले सुगाली माता के मंदिर को लूटा और सुगाली माता के मंदिर को लूटकर ऐसे कहते हैं कि जनरल होम्स ने तोड़ दिया था। और यही कारण था कि सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान में कहां रखी हुई है, पाली, और पाली के कौन से संग्रहालय में, बांगड़ संग्रहालय में। तो याद रखना सुगाली माता की मूर्ति पाली के बांगड़ संग्रहालय में रखी हुई है। जनरल होम्स जब आगे बढ़ता है तो कुशाल सिंह चंपावत को इस सेना की सूचना मिलती है। तो कुशाल सिंह चंपावत क्या करता है, यहां से फरार हो जाता है और यहां की जिम्मेदारी अपने भाई पृथ्वी सिंह को सौंप जाता है। पृथ्वी सिंह ने अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया और लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। ऐसे कहते हैं कि कुशाल सिंह सहायता पाने के लिए कोठरिया और सलूम्बर गया। ऐसे कहते हैं कि कोठरिया का ठाकुर जोधराज सिंह था और सलूम्बर गया। दोनों जगह यह सहायता पाने की कोशिश करता है, लेकिन कुशाल सिंह को कोई सहायता नहीं मिल पाती है। जब कोई सहायता नहीं मिल पाई तो कुशाल सिंह ने नीमच सैनिक छावनी में क्या कर दिया, आत्मसमर्पण। तो याद रखना कि कुशाल सिंह ने नीमच सैनिक छावनी में आत्मसमर्पण किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुशाल सिंह पर एक कमीशन गठित किया और कमीशन का नाम था टेलर कमीशन। और टेलर कमीशन ने अपनी जांच यानी रिपोर्ट में कुशाल सिंह को क्या कर दी, क्लीन चिट दे दी। तो याद रखना ये क्या था, आहुआ क्रांति का दमन था जो किसके द्वारा किया गया था, जनरल होम्स के द्वारा किया गया था। आगे बात करेंगे अपन कोटा की क्रांति। देखो अपन बात करते हैं कोटा क्रांति की। कोटा क्रांति हुई 15 अक्टूबर 1857 को। तो याद रखना 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की क्रांति हुई। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इस समय कोटा का शासक था राम सिंह सेकंड। यहां पर क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहा था लाला जयदयाल और मेहराब खां। तो याद रखना कि इस समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन था, कोटा का राजा राम सिंह सेकंड था और क्रांतिकारियों का नेतृत्व लाला जयदयाल और मेहराब खां कर रहा था। दोनों के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने राम सिंह सेकंड को नजरबंद करके कोटा के किले में कैद कर लिया था और कोटा 6 महीनों तक क्रांतिकारियों के अधीन रहा। इसी दौरान क्रांतिकारियों ने क्या किया कि मेजर बटन का सिर काटा और सिर काटकर उस सिर को पूरे कोटा शहर में घुमाया था। तो याद रखना कि क्रांतिकारियों ने कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन का सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया था। और इसी के साथ मेजर बटन के 2 पुत्र थे, मेजर बटन के 2 पुत्र और 2 डॉक्टर, इनकी हत्या कर दी गई थी। देखो यहां से आरपीएससी में क्वेश्चन आया था, 2 डॉक्टरों में सैंडलर और कोटम था।
दोनों की हत्या कर दी गई थी। जब इस क्रांति की सूचना मिली तो ऐसे कहते हैं कि जनरल रॉबर्टसन ने कोटा क्रांति का दमन किया था और इसकी सहायता करौली का महाराजा था मदन पाल सिंह। मदन पाल सिंह ने क्या किया था कि जनरल रॉबर्टसन की सहायता की और जनरल रॉबर्टसन ने मदन पाल सिंह के सहयोग से कोटा क्रांति का दमन किया और राम सिंह सेकंड को क्रांतिकारियों से रिहा करवाकर उसे पुनः कोटा का महाराजा नियुक्त किया था। याद रखना ये दो डॉक्टर और कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन, ये थी कोटा की क्रांति। कोटा क्रांति के बाद में आगे बात करें कि इस समय राजस्थान में इस क्रांति के परिणाम क्या रहे, तो अपन बात करेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति के परिणाम। तो आगे अपन बात करें 1857 की क्रांति के परिणामों की कि ऐसे कौन से परिणाम थे जिसका 1857 की क्रांति के बाद में महत्वपूर्ण प्रभाव रहा। यदि पहला परिणाम देखें तो ऐसे कहा जाता है कि इसमें जयपुर का महाराजा था राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता की थी और यही कारण था कि राम सिंह सेकंड को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक उपाधि दी गई थी, सितारे हिंद की उपाधि, और इसे सितारे हिंद की उपाधि के साथ एक परगना दिया गया था, कोटपुतली का परगना। तो याद रखना कि राम सिंह सेकंड को सितारे हिंद की उपाधि और कोटपुतली का परगना दिया गया। दूसरा कारण, करौली का महाराजा था मदन पाल सिंह। ऐसे कहते हैं कि करौली के महाराजा मदन पाल सिंह ने कोटा क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी और यही कारण था कि इसकी तोपों की सलामी बढ़ा दी गई, 13 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 17 कर दी गई। कोटा का महाराजा था राम सिंह सेकंड, इसको मेजर बटन की हत्या का दोषी माना गया और यही कारण है कि इसकी तोपों की सलामी 17 से घटाकर कितनी कर दी, 13 कर दी। यानी मदन पाल सिंह की बढ़ा दी और राम सिंह सेकंड की क्या कर दी, घटा दी। बीकानेर का महाराजा था सरदार सिंह। ऐसे कहते हैं कि बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह एकमात्र शासक थे जो राजस्थान से बाहर जाकर बाडलू नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता करते हैं और वहां पर युद्ध में भाग लेते हैं। यही कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सरदार सिंह को 41 गांव दान में दिए। कौन से परगने के, टिब्बी परगने के। तो याद रखना कि टिब्बी परगने के 41 गांव सरदार सिंह को क्या दिए गए थे, दान में दिए गए थे। राजस्थान में 2 ऐसी सैनिक छावनियां थी जिनमें कोई क्रांति नहीं हुई, जिसमें एक का नाम था ब्यावर और दूसरी का नाम था खेरवाड़ा। तो याद रखना दोनों सैनिक छावनियों में कोई क्रांति नहीं हुई। नेक्स्ट, सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण एकमात्र इतिहासकार थे जिन्होंने अपने ग्रंथ वीर सतसई में 1857 की क्रांति का क्या किया था, वर्णन किया था। नेक्स्ट, तात्या टोपे, वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। इससे संबंधित भी क्वेश्चन आता है अपना। ऐसे कहते हैं कि तात्या टोपे जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, यह नाना साहब के सहयोगी थे जिन्होंने क्रांति के दौरान ग्वालियर में कमान संभाली थी। यह क्रांति के दौरान 2 बार राजस्थान आए। कई बार क्वेश्चन आ गया कि तात्या टोपे कितने बार राजस्थान आए, 2 बार राजस्थान आए और पहली बार आए थे ये भीलवाड़ा में, कुराड़ा नामक स्थान पर। तो याद रखना कि तात्या टोपे पहली बार कहाँ है, भीलवाड़ा के कुराड़ा नामक स्थान पर, और कुल कितनी बार आए, 2 बार। कालांतर में क्या हुआ कि नरवर का ठाकुर था मानसिंह नरूका। मानसिंह नरूका ने क्या किया कि विश्वासघात कर लिया और तात्या टोपे को ईस्ट इंडिया कंपनी ने पकड़कर 1859 ईस्वी में इसको फांसी दे दी गई। ये थे राजस्थान में 1857 की क्रांति के परिणाम। ये अपना एक टॉपिक था 1857 की क्रांति का जो आज अपन ने पूरा किया। यदि इससे संबंधित कोई भी आपके कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।